हेलो एंजल्स, कैसे हैं आप सब? वो बहुत अच्छे होंगे। सो लेट अस बिगिन विद द फोर्थ चैप्टर नाउ. दिस विल बी द फर्स्ट इन आवर सीक्वेंस ऑफ द सीरीज ऑफ चैप्टर्स. चैप्टर का कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल जो बातें हैं वो पहले पता रहनी चाहिए कि चैप्टर का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, जिनको यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. जो रीजनिंग का टॉपिक है, रीजनिंग खुद में एक वास्ट ब्रांच है मैथमेटिक्स की. जैसे रीजनिंग के मैं एग्जांपल देता हूँ. सपोज आपकी मम्मी ये कह दे तू मेरा बेटा नहीं है, कबूतर है तू तो एक पक्षी कहीं का. ऐसे प्रूफ करेंगे. फिर हम ऐसे अपने आप हम देखो किसी चीज का ऐसे प्रूफ करेंगे. अगर मैं पक्षी हूँ तो मैं छत से कूदूं तो पंख से उड़ जाना चाहिए. पंख तो दिख नहीं रहे, है कहीं पंख? नहीं. तो इसका मतलब मैं पक्षी नहीं हूँ. सो हमने कुछ एक दूसरी बात दी, एक दलील दी, और हम इस दलील के सदके या इस दलील के बल पे, इसके बलबूते पे, इस तर्क के बल पे हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि हम ऐसा, अगर ऐसा होता तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है जो आप सोच रहे हो. अगर हम पक्षी होते तो हमारे पंख होने चाहिए थे, हम उड़ पाते. हमारा साइज वैसा छोटा होता, हमारी चोंच होती, वैसा हमें कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब हम पक्षी नहीं, हम इंसान है. तो इसी बात को ही समझ लो. हम ये बोलते हैं, जो मैंने आपको लॉजिक बताया, इसको हम रीजनिंग बोलते हैं. जब हम किसी चीज का एक कारण दे करके और उसका निवारण कर दें, एक तरह का उसको प्रूफ कर दें. अब यहाँ पे कुछ मैथ्स में भी ऐसी कंडीशंस, ऐसी जगहें बन जाती हैं जहाँ पे हम कुछ बातों को डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर सकते. फिर हम ऐसे एक तर्क देते हैं और उसके अकॉर्डिंग इस चीज को प्रूफ करते हैं. जैसे हमने टेंथ में याद होगा, हम करते थे, एक फर्स्ट चैप्टर में ही था टेंथ में, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. में प्रूफ करना होता था कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर या फिर √5 इज एन इरेशनल नंबर. तो हम पहले प्रूफ स्टार्ट ही यहाँ से करते थे कि मान लो ये रैशनल नहीं है, ये रैशनल है. और फिर हम करते करते लास्ट में कंक्लूजन क्या निकालते थे कि अगर ये इरेशनल नहीं था तो फिर ये P/Q की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए था. ऐसा नहीं हो पा रहा. अगर हम ये नहीं लिख पा रहे, इसका मतलब ये सच में इरेशनल है. तो हमने उसका उल्टा ले लिया और फिर लास्ट में जाके उल्टा हो गया अपने आप ही. और हमने बोल दिया कि हाँ, हमने सोचा था स्टार्टिंग में वही गलत है, इसलिए हम गलत जगह पहुंच रहे हैं. तो ये हालांकि उससे थोड़ा सा हटके है, पर कहने का भाव ये है कि वो भी रीजनिंग का ही एक तरीका था सोचने का, और ये भी रीजनिंग का एक तरीका है. सो एक टर्म जो आपको समझनी है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग. ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? वो जो टेंथ की रीजनिंग थी वो थी कॉन्ट्राडिक्टरी रीजनिंग, एक तरह से बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. हम एक चीज का उल्टा लेके चलते थे और फिर वो उल्टा करते करते लास्ट में हम खुद ही फंस जाते हैं अपनी बताए हुए कंडीशन में, अपने अजम्पशन में, कि हमने जो ज्यूम किया वो तो लास्ट में हमें ऐसी जगह पे लेके जा रहा है जो गलत हो रहा है, गलत चीज प्रूफ हो रही है उससे. मान लो आ गया कि 2 = 0, जो कि नहीं होता, हमने बचपन से सीख रखा है. तो इसका मतलब ये रिजल्ट गलत है. ये गलत क्यों आया? क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ज्यूम गलत कर लिया. तो हम बोलते हैं कि देखो ये तो साबित नहीं हो पा रहा, तो फिर जो इसका उल्टा है वही सच होगा. तो एक और कंडीशन अभी बताता हूँ. सपोज हमारा एक दोस्त है, उसका नाम सोक्रेट्स है, और वो कंफ्यूज है कि क्या मैं मरूंगा कभी. तो वो हमसे पूछने आता है. वो सोचता है ये बहुत अक्लमंद इंसान है, तो ये शायद मेरे को सच बता देगा कि क्या मैं मरूंगा कभी. तो वो बोलता है मुझे ऐसा लगता है मैं कभी नहीं मरूंगा. तो हमने कहा भाई लगता तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा लगे सभी दुनिया को तो फिर मजा जाए. बट हमें क्योंकि पता है भाई हर कोई एक ना एक दिन दुनिया छोड़ के जाता है, शरीर छोड़ के जाएगा, तो इसको भी मरना एक दिन. तो हम उसको सच बताना चाहते हैं कि भाई तू मरने वाला है और तू किसी धोखे में ना रहे. तो हम उसको कैसे प्रूफ करें? एक ऑप्शन ये है कि हम उसको उस दिन तक इंतजार करें जब वो मरेगा और उसको बता दे देख भाई तू मर गया. सोचो जिस दिन वो मर गया उसको पीछे कान में जाके बोलो भाई तू मर गया, देख मैं बोल रहा था. तब तक तो बहुत देर हो जाएगी. तो वो नो बताने से पहले उसको बताना है कि तू मरेगा, तो वो प्रूफ करके बताना है उसको. तो हम क्या करेंगे? 3 पॉइंट मेथड. ये 3 पॉइंट मेथड क्या कहता है? आप ऐसी बात से शुरू करो जो सच है, जो सोक्रेट्स भी कबूल करने को तैयार है, वो भी जो कबूल कर ले उस बात से शुरुआत करो. जैसे आप सोक्रेट्स से पूछो क्या तू इंसान है, वो बोलेगा बिल्कुल हाँ मैं इंसान हूँ, ये सही हूँ मैं. फिर उसको बताओ कि देख सारे के सारे आदमी जो है ना, आज तक दुनिया में जो जो आदमी थे ना मेरे भाई, वो सारे मर गए. आई बात समझ? सारे मर गए. सो हमने क्या किया, एक बात जो बिल्कुल सच थी उससे शुरू किया, जिसको वो भी
कबूल करने को तैयार है कि वो एक आदमी है। दूसरी बात हमने ऐसी प्रूफ कर दी, प्रूफ क्या कर दी एक्चुअली, दूसरी बात हमने ऐसी बोल दी कि जिसका आज तक कोई खंडन नहीं कर पाया, है ना। जैसे हम क्या बोल रहे हैं दूसरी बात, कि सारे के सारे आदमी जो है वो मॉर्टल है, दे आर लाइबल टू डाई, वो मरेंगे एक ना एक दिन, तो हर आदमी मरता है ना। ये दूसरी बात है। अब कोई बोले कि ये दूसरी बात जो है ये सोक्रेट कबूल करने को तैयार है, तो दूसरी बात के लिए उसका मन कबूल करने को तैयार नहीं होगा, तो जो उसकी आंखें, जो डाटा उसके सामने है, तो वो डाटा उसको मजबूर कर देगा उस बात को एग्री करने के लिए उस बात के साथ, तो उस तर्क के ऊपर वो एग्री हो जाएगा। तो दूसरा तर्क ऐसा ढूंढो जिसपे वो एग्री हो जाए, तो दूसरे तर्क पे वो एग्री हो गया कि सारे के सारे आदमी मरते हैं। अब दोनों को इकट्ठा कर दो, तू आदमी है, सारे सारे आदमी मरते हैं, तो तू भी डैश डैश, तो बधाई हो, आप मरने वाले, आप मरेंगे, मुंह मीठा कीजिए, ऐसा करना नहीं, मतलब जस्ट फॉर फन एंड फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट। हम अब समझ आ रही है आपको। एक बात जो बिल्कुल सच थी, जो आदमी कबूल करने को तैयार है उसका दिमाग कहता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं भी मानता हूँ। दूसरी बात, प्रैक्टिकली देख पा रहा है, उस बात का खंडन करने के लिए कोई डाटा ही नहीं है उसके पास। तो अब दोनों को जोड़ करके हम बोलेंगे तीसरी बात, इसका मतलब अगर ये दो बातें सही हैं तो तीसरी बात क्या है जिसको प्रूफ करने के लिए सारी महाभारत हमने रची है, तो वो क्या है, सोक्रेट्स विल आल्सो डाई। सो थर्ड स्टेटमेंट इज प्रूवन ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट 2 पॉइंट्स। तो इसको बोलते हैं 3 पॉइंट थ्योरी। जो थर्ड पॉइंट है वो डिपेंड करता है पहले 2 पे। अंग्रेजी देख लो आगे नीचे, इफ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू द ट्रूथ ऑफ सी इज एस्टैब्लिश्ड। तो इसका मतलब सी की सत्यता है वो स्थापित हो जाएगी। तो ये लिटरेचर के हिसाब से आपको एक एग्जांपल है बहुत अच्छा जो आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको एग्जांपल समझ आ गया तो मतलब आपको डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जो टर्म मैं आपको बता रहा हूँ डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव मतलब हमने डिड्यूस किया, निष्कर्ष निकाला, 2 से निष्कर्ष निकाला, ये ऐसा मतलब ये ऐसा पक्का। आप इसको बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे यूज कर सकते हो। तो कुछ केसेस इवन हमारे कोर्ट्स में जो है उनके फैसले भी डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर दिए जाते हैं। जैसे सपोज कर लो किसी जगह पे मर्डर हो गया, तो हम वहाँ कैसे फैसले किए जाते हैं, तो सस्पेक्ट जो थे 2 थे, एक सस्पेक्ट के ऊपर हमने उसका जो प्लानर था उसकी टाइमिंग थी, इस टाइम पे मर्डर के टाइम में ये कहाँ था, पता चला वो फॉरेन में था। अगर वो फॉरेन में था फिर वो हो नहीं सकता, समझ आई। उसकी सारी ट्रैवल हिस्ट्री चेक कर ली, कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री थी नहीं अपने एरिया में जहाँ पे मर्डर हुआ। तो ये दूसरा सस्पेक्ट है उसको ऑटोमेटिकली बोल देगा हाँ यही है। मतलब हमने क्या उसको प्रूफ किया कि ही इज द किलर, नहीं, एक को प्रूफ कर दिया कि ये किलर नहीं है, बचा दूसरा तो ये, अगर उसको पीटोगे अच्छे से वो खुद ही बोल दे हाँ भाई मैं ही। ये टेक्निक काफी जगह यूज होती है डिडक्टिव रीजनिंग। अब हम इसको एक मैथमेटिकल टच देते हैं। सपोज करो एक कंडीशन देता हूँ, 8 इज डिविजिबल बाई 2, 8 इज डिविजिबल बाई 2, ये कंडीशन है जो सच है कि 8 जो है 2 से डिवाइड होता है। एनी नंबर डिविजिबल बाई 2, दूसरी कंडीशन क्या है, एनी नंबर डिविजिबल बाई 2 इज ए इवन नंबर। मान लो हमें ये प्रूफ करना है, क्वेश्चन हमारा ये है, अगर कोई हमें ये बोले कि ये प्रूफ करो, थर्ड बात जो वो प्रूफ करनी है 8 इज एन इवन नंबर। जैसे आपको मैं रिकॉल करा दूं, देखो हमने पहली कंडीशन में क्या पढ़ा, सोक्रेटिस इज इमॉर्टल। थर्ड बात प्रूफ करनी सोक्रेट मरने वाला है, तो हमने क्या करा, पहले 2 बातें यूज करी और उससे थर्ड बात प्रूफ करी। अब हम यही बात हम मैथ्स में यूज कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट हमने प्रूफ करना है। थर्ड पॉइंट क्या है, 8 इज एन इवन नंबर, 8 जो है वो इवन नंबर है। तो क्या बोलते हैं पहले कि एक कंडीशन जो सच है वो क्या है, 8 2 से डिवाइड होता है, 8 2 से डिवाइड होता है। दूसरी बात, हर वो नंबर जो 2 से डिवाइड होता है उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। अब दोनों को जोड़ दो, अगर हर नंबर जो 2 से डिवाइड होता है उसको हम इवन बोलते हैं, और 8 भी 2 से डिवाइड होता है, तो भाई फिर 8 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 8 कौन हुआ, 8 भी इवन नंबर हुआ। ओके, तो इस तरीके से हम बोलेंगे फ्रॉम कंडीशन 1 and 2, अगर बोथ A and B are true then third is also true. Deduction in nutshell is given a statement to be proven. एक स्टेटमेंट हमें प्रूव करने के लिए दे रखी है। तो डिडक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें एक बात प्रूव करने के लिए दी गई होती है, ऑफ्टन कॉल्ड एज कंजक्चर और थ्योरम इन मैथमेटिक्स। जैसे हमने थर्ड जो स्टेटमेंट जिसका हम बार बार जिक्र करेंगे, थर्ड हमें प्रूव करना है, तब बहुत गहराई में अगर चले हमारे टेक्निकली शब्दों का भी हिसाब किताब रखना है किसी को, तो ये थर्ड स्टेटमेंट है उसको कंजक्चर
ये थ्योरम भी बोलते हैं मैथ्स में अपन। So valid deductive steps are derived and proof may or may not be established. Valid deductive steps are derived. कहने का हो गया हमें कंजक्चर या थ्योरम को प्रूव करना था, उसके लिए हम डिडक्टिव रीजनिंग में डिडक्शन में क्या करते हैं, वैलिड मतलब जो सही हो, डिडक्टिव स्टेप जो उसको प्रूव करवाएं, दो हम ऐसे स्टेप यूज करते हैं, एंड प्रूफ में और मे नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। और उन दो को यूज करके ऐसे नहीं आपको हर बार प्रूफ कोई चीज हो ही जाएगी, हो सकता है कोई चीज, जैसे मान लो मेरे प्रूफ करने के लिए बोलता कि 2 एक ऑड नंबर है, ये प्रूफ करके बता, बोलो कि नहीं मैं दो कंडीशन कोई ना कोई ऐसी बना लूं और उससे ये प्रूफ हो जाए। अगर वो फैक्ट नहीं है, वो वाली बात सच नहीं है, तो प्रूफ नहीं है, क्योंकि आपको दो कंडीशन मिलेंगी ही नहीं वैसी, है ना। तो इसलिए बोला है कि वैलिड डिडक्टिव स्टेप्स आर राइट, हम सही स्टेप यूज करेंगे दो, और दो सही स्टेप यूज करने पे अगर वो बात सच होगी तो प्रूफ हो जाएगी, एंड इफ नॉट तो वो जो प्रूफ नहीं होनी होगी तो वो भी साबित हो जाएगी, यस इट कांट बी प्रूवन, है ना। सो जो उसकी रियलिटी है वो एस्टैब्लिश हो जाएगी कि ये सच है झूठ है। दैट इज डिडक्शन इज द एप्लीकेशन ऑफ अ जनरल केस टू अ पर्टिकुलर केस। सो डिडक्शन क्या हो गया, एक जनरल केस जो बात सबके लिए चाहिए तो हम एक पर्टिकुलर बात को साबित करने के लिए यूज करते हैं उसको। जैसे इस बात का मीनिंग क्या हुआ देखो, जनरल पर्टिकुलर केस, इस बात का मीनिंग हो गया जैसे हमने बोला था कि वो सॉक्रेट वाला केस ले लो, सॉक्रेट एक आदमी, सारे आदमी मरते हैं, इससे सॉक्रेट मरेगा। तो जनरल बात मतलब सबके लिए सही हो, सबके लिए ट्रू इस्टेब्लिश हो चुकी है कि सारे आदमी मरते हैं, इन जनरल सबके लिए बात सही है। तो सब में फिर पर्टिकुलर में ना वो एक खास बंदा जो वो भी नहीं बच सकता, है ना, तो वो भी मरेगा, तो उसके लिए भी सही है। ओके, किसी को हार्श साउंड हो रहा हो मेरी ये स्टेटमेंट, एक्चुअली में है ही स्टेटमेंट, तो मैं क्या करूं, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, मैंने जानबूझ के नहीं लिया कोई। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं बताऊं तो वो एनसीईआरटी के ही टॉपिक हो, ताकि आप जब बुक भी रिवाइज करो सो आपको पैरेलल कनेक्शन एनालॉजी स्टैब्लिश करने में मदद मिले। बच्चे आज के लिए इतना काफी है, जितना आपको बताया उसके ऊपर विचार सागर मंथन करो, उसको अच्छे से मन में समझने की कोशिश करो, विजुलाइज करने की कोशिश करो। जितनी आपके मन में विजुअल्स पिक्चर्स बनेंगी तो उतना आपको अच्छा भी लगेगा, इंटरेस्ट भी आएगा, एंड यू विल फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट। नहीं तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमें सैरा डाउन खानी पड़ती है, और वो तभी होता है जब हम ज्यादा चीजों को कैजुअली ले लेते हैं। सो फंडामेंटल्स के ऊपर आप अच्छे से काम करोगे और प्रैक्टिस साथ साथ करते रहोगे, जो नेक्स्ट फॉलो अप में आपको बताया जाएगा। सो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इवन देन इफ यू फील कि कुछ आपको नहीं समझ आ रहा, you can drop a mail to at our website which is given. So God bless you all. We'll see you in the next lecture.